हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक आपकी प्री में पूछा जाता है और मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है उस टॉपिक का नाम है डाइंग डिक्लेरेशन, जिसे हम मृत्युकालिक घोषणा या मृत्युकालिक कथन के नाम से जानते हैं। इसका प्रावधान अगर हम बात करें पुराने वाले एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम बात करें तो ये सेक्शन 32 में हम लोग पढ़ा करते थे। लेकिन अब नया वाला जो एक्ट है बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अब इसका प्रावधान कहां किया गया? सेक्शन 26 में इसका प्रावधान कर दिया गया है। तो ये आप जानते रहिए कि पहले हम 32 में पढ़ा करते थे, अब हमें कहां पढ़ना है? 26 में पढ़ना है। अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसके संबंध में हम लोग A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका प्री और मेंस में से कोई भी क्वेश्चन यहां से ना जाने पाए। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके पूरी वीडियो देखने का कष्ट करिएगा। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन किसे कहते हैं, इसका साक्षिक मूल्य क्या है और अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में क्या अंतर बताया गया है। इसके साथ साथ कुछ लीडिंग ऑफ के केस लॉ हम लोग जानेंगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है बीएसए की, या फिर आपको किसी भी अन्य पेपर की क्लास ज्वाइन करनी है, या आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी मैं नया एक्ट पढ़ा रहा हूं, उसमें से बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मैंने स्टार्ट किया है। ये जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही मैं नेक्स्ट एक्ट आपका पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो जल्द से जल्द आप लोग क्लास को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो आज की क्लास देखने के बाद यदि आपको यह लगता है कि हाँ क्लास ज्वाइन करना चाहिए तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन हमें पढ़ना है। कहां प्रावधान है? सेक्शन 26 में। पहले कहां था? सेक्शन 32 में था। पहली चीज आप जानिए, पहले हम लोग 32 में पढ़ा करते थे, अब सेक्शन 26 में हम लोग पढ़ रहे हैं। सभी चीजें वही हैं, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं किया गया है, ये आप समझे रहिए। और एक चीज और, जब हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये 8 खंड बताए गए हैं। 8 क्लॉज में आपका सेक्शन 26 बताया गया है, या 32 भी जब हम पढ़ा करते थे तो 8 क्लॉज में बताया गया। 26 के क्लॉज 1 2 3 4 5 6 करके 8 क्लॉज बताए गए हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये सेक्शन 26 का क्लॉज 1 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके मेंस में भी आता है लिखने के लिए, आपके प्री में भी यहीं से क्वेश्चन बनता है। लेकिन फिर भी आप जो 8 क्लास बताए गए हैं उनको याद रखिएगा कि 26 के क्लॉज 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये सब याद रखिएगा। हो सकता है कि बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए सेक्शन 26 के क्लॉज 2 में क्या बताया गया है या 3 में क्या बताया गया है, तो आप अनभिज्ञ न रहें, इसलिए आप पहले से इन सब चीजों को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मृत्युकालिक कथन, जिसे हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से हम जानते हैं। अब कहानी पूरी शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रेलर देख लेते हैं। जैसे आप कहीं मूवी देखने जाते हैं तो मूवी से पहले अगर ट्रेलर देख लेते हैं थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही जाती है कि मूवी में आखिर क्या होगा, क्या बताया गया होगा। ठीक उसी तरह हम डाइंग डिक्लेरेशन के विषय में थोड़ा सा चीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार में इसको बताते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? देखिए, यहां नाम से स्पष्ट है, ये कथन है। कैसा कथन है? मृत्युकालिक कथन है, अर्थात जो मर रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति का कथन ही क्या कहलाता है? मृत्युकालिक कथन कहलाता है। इसलिए देखिए यहां लिखा गया है मृत्युकालिक कथन, अर्थात जो व्यक्ति मर रहा है उसने कोई कथन कर दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वही क्या कहलाएगा? मृत्युकालिक कथन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, ए नाम का व्यक्ति है, इसने क्या किया? बी को मार डाला, बंदूक से मार डाला, चाकू से मार डाला, बी को मार डाला। लेकिन ध्यान रखिए,
बी मरने से पहले उसने जो कुछ भी कहा, मान लीजिए सी नाम का व्यक्ति है यहीं पर, ये सी नाम का व्यक्ति है, तो बी मरने से पहले सी को यह बताता है कि भाई ए नाम का व्यक्ति है, इसने क्या किया, मुझे चाकू मार दिया है या मुझे गोली मार दिया है। तो ये कथन क्या होगा, ये आपका डाइन डिक्लेरेशन के अंतर्गत माना जाएगा। तो यही पूरी कहानी आपकी डाइन डिक्लेरेशन है और कुछ भी नहीं है। एकदम इजी वे में हम लोग समझते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, ए ने क्या किया, बी को गोली मारा, बी मरने से पहले सी को यह बताता है कि भाई ए ने मुझे गोली मार दिया है, चाकू मार दिया है। तो ये कथन क्या होगा, डाइन डिक्लेरेशन होगा। लेकिन शर्त यह है कि जब वो बता रहा है उसके बाद बी की क्या है, मृत्यु होनी चाहिए, इन्हें मरना चाहिए। ये मरेंगे तभी ये सेक्शन 26 के अंतर्गत माने जाएंगे, ठीक है। इनका कथन 26 के अंतर्गत तभी ग्राह्य माना जाएगा जब ये मर जाए। अगर बच जाते हैं तो इनका कथन 26 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो यही पूरी कहानी है, यही पूरा जिस्ट है, पूरा कहानी इसी के इर्द गिर्द आपके घूमता नजर आएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर सेक्शन 32 लिखा है, इसको काट दीजिएगा, ये पुराना वाला एक्ट हमने लिख दिया, यहां 26 कर दीजिए। 26 के क्लॉज 1 के अनुसार क्या कहा गया, एक बार हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको आवश्यक तत्व बताऊंगा, तो ये सब चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, सेक्शन 26 क्लॉज 1 के अनुसार मृत्युकालिक कथन उस कथन को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु का कारण या उन संव्यवहारिक परिस्थितियों को जिनका अंत उसकी मृत्यु में हुई बताता है और यह उन सभी मामलों में सुख संगत होता है जहां मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, भले ही कथनकर्ता को मृत्यु की प्रत्याशंका न रही हो। यही पूरा आपका परिभाषा बताई गई है, ठीक है। अब इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग इसको तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, ठीक है। पहली चीज ये देखिए, हम आवश्यक तत्व बता रहे हैं। देखिए मेंस का भी पूरा टॉपिक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। आवश्यक तत्व में पहला कथन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, 3 तरीके का हो सकता है। क्या हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। लिखित आप समझ रहे हैं, लिख के दे दिया। जैसे मर गया कोई व्यक्ति, जैसे ए ने बी को मार दिया, तो ये जरूरी नहीं कि वो कॉपी पेन पे ही लिखे। भाई वो मर गया तो मान लीजिए कि वो जमीन पे लिख देता है किसी चीज से, या मिट्टी में ही लिख देता है उसका नाम कि इसने मार दिया, तो यही आपका डाइन डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो लिख के हो जाए, मौखिक बोल के बता के कर रहा है, बी ने सी को बता दिया कि भाई किसने मारा, ए ने मारा मुझे, तो बोल के बता रहा है, या सांकेतिक इशारों से बता रहा है, बोलने में असमर्थ है तो वो क्या कर रहा है, सांकेतिक संकेतों के माध्यम से बता रहा है, तो भी वो क्या माना जाएगा, डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा। ऐसा कथन क्या होगा, डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा। अब यहां समझिए, 2 तो आप समझ रहे होंगे, लिखित और मौखिक। सांकेतिक मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें 2 केस लॉ है, इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखिए। क्वीन इंप्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया। ये है 1885 का आपका केस लॉ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप सन याद रखेंगे, किस हाई कोर्ट ने दिया ये भी याद रखेंगे। आप मेंस में जब भी लिखिएगा तो इस केस लॉ के साथ ये जरूर लिखिएगा कि ये डिसीजन किस हाई कोर्ट का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, और किस सन का है। सन मत छोड़िएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए 1885, ठीक है। ये जरूर डालिएगा। क्या कहा गया, कहा गया कि जहां कथनकर्ता बोलने में असमर्थ हो वहां डीडी संकेतों के माध्यम से की जा सकती है। क्लियर बात। तो संकेत के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपने कथन को बता रहा है तो वो क्या माना जाएगा, आपका डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा। इसको अभी और क्लियर हम लोग समझते हैं। मिसला रामकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला है। इसमें क्या हुआ कि एक महिला को जला दिया गया था। वो बुरी तरह से जल गई थी जिसके कारण वो बोलने में असमर्थ थी। वो न्यायालय के समक्ष पहुंचती है और जज साहब उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें किसने जलाया।
चूंकि वो बोलने में असमर्थ थी तो वो क्या करती है, वो इशारे से बताती है। और इशारा क्या करती है, इशारा ऐसे करके करती है और प्रणाम का इशारा करती है, अपने सीने पे ले आके दोनों हाथ जोड़ती है। ये इशारा था कि मंगलसूत्र का उसने इशारा किया, अर्थात कि किसने चलाया, पति ने चलाया। ये संकेत ही उसके कथन के बराबर था, उसके बोलने के तुल्य था। ठीक है, इसीलिए यहां पे इसको क्या माना गया, ऐसे सांकेतिक आपके कथन को डाइन डिक्लेरेशन माना गया। ठीक है, यहां पे इस केस लॉ के अंदर क्या माना गया, उस कथन को डाइन डिक्लेरेशन माना गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको कि बोलने में असमर्थ है, आप बता देते हैं कि भैया इसने फला काम ये हमारे साथ किया जिसके कारण मैं आज मर रहा हूं या मर रही हूं, तो वो क्या होगा, कथन आपका डाइन डिक्लेरेशन होगा। क्लियर बात, चलिए पहला हमने बताया कथन 3 तरीके का, 2 केस लॉ। अब देखिए जिसने कहा मृत्युकालीन कथन उस कथन को कहते हैं, तो हमें सबसे पहले कथन जानना होगा ना कि भाई कथन क्या होता है। क्लियर, सेकंड आई कथन करता की मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कथन करता की मृत्यु हो गई। जब तक मृत्यु नहीं तब तक सेक्शन 26 में वो कथन किराए नहीं होगा। क्लियर बात, ये गांठ बांध लीजिए कि यदि 26 में लाना है तो उसको मरना होगा। क्लियर, तो कथन करता की मृत्यु हो गई हो। अब ये मृत्यु जो है ये 3 तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे, हत्या हो सकती है, मानव वध हो सकता है, आत्महत्या हो सकती है। क्लियर, ये 3 तरह से आपका मृत्यु हो सकती है। क्लियर, अब आत्महत्या कैसे होगा, जैसे कोई व्यक्ति ने टॉर्चर किया। अब जैसे बी है, ये मान लीजिए नया एक एग्जांपल लेते हैं, ए है और बी है। ए ने बी का कुछ वीडियो बना लिया, वीडियो क्लिप बना लिया, ठीक है, जिसमें बी क्या था, इनोसेंट था, मगर गलत तरीके से, चूंकि ए ने बी का वीडियो बना लिया, आजकल बहुत चल रहा है नेट पर, वीडियो बना लिया और यह कहा कि तुम मुझे इतना इतना रुपए नहीं दोगे तो मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा। अब बी एकदम टॉर्चर में कहां से लाए, स्टूडेंट है चूंकि कमा रहा नहीं है, कैसे लाएगा। अब डिमांड इतनी बड़ी ए के द्वारा कर दी गई तो वो परेशान, खूब पसीने से तरबतर हो गया। अब रोज टॉर्चर किया जाता था, रोज फोन किया जाता था बी को कि नहीं दोगे तो तुम्हारे फैमिली में दिखा दिया जाएगा, रिश्तेदार को भेज दिया जाएगा, यहां वहां ऐसा ही चूंकि हो रहा है आज समाज में। तो ये क्या हुआ, बी टॉर्चर सह नहीं पाया और उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या करने से पहले एक नोट उसने लिखा था, रजिस्टर में लिखा या पेज पे लिखा कि मैं क्यों आत्महत्या कर रहा हूं। तो यही आपका स्टेटमेंट क्या माना गया, डाइन डिक्लेरेशन माना गया। ठीक है, तो इस तरह आत्महत्या हो सकती है। क्लियर है बात, तो ये हुई बात कथनकर्ता की मृत्यु हो गई हो। अब ये मृत्यु जो है ये क्यों मैं कह रहा हूं कि नितांत आवश्यक होना चाहिए। ठीक उसी तरह आप एग्जांपल समझिए, जैसे आप चाय बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। चाय में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, तभी हम चाय कहेंगे उसे, चाय पत्ती होती है। तो वही चाय पत्ती क्या है, ये मृत्यु। अर्थात कि बिना मृत्यु के आप 26 में नहीं जाएंगे और बिना चाय पत्ती के चाय नहीं बनेगी। चाहे आप दूध वाली चाय बना लीजिए, चाहे आप नींबू वाली चाय बना लीजिए, लेकिन हर चाय में जब तक चाय पत्ती नहीं तब तक कोई चाय नहीं। ठीक है, तो चाय पत्ती क्या है, मृत्यु है। चाय में चाय पत्ती जरूरी, 26 में मृत्यु जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 2 चीजें हमने पढ़ा कि कथन होना चाहिए, कथनकर्ता की मृत्यु होनी चाहिए। क्लियर, जैसे यहां लिखा गया है मृत्युकालीन कथन उस कथन को कहते हैं, ये हो गया जिसमें कोई व्यक्ति अपने मृत्यु का कारण, अब मृत्यु से संबंधित हमें मृत्यु समझना है तो मृत्यु हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे चलते हैं, कथन मृत्यु के कारण के संबंध में हो। अब देखिए कहा ना, अपनी मृत्यु का कारण, मृत्यु हमें समझना, पहले मृत्यु हमने समझा, अब मृत्यु का कारण का क्या मतलब है, अब उसको समझ लेते हैं कि कथन मृत्यु के कारण के संबंध में हो। अर्थात यहां कहा गया, एग्जाम्पल हमने दिया कि ए ने बी को मारा, ठीक है, ए ने बी को मार डाला, अब बी ने सी से बताया, ये क्या है, ये आप कारण दे रहे हैं कि उसने मुझे मार डाला है, गोली से मार दिया, चाकू से मारा है, तो ये क्या है, ये कथन मृत्यु के कारण के संबंध में है। क्लियर, ये बात आपका डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा बी के द्वारा जो सी से कहा जा रहा है। अब ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए ए ने बी को थप्पड़ मारा, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ए ने बी को थप्पड़ मार दिया,
ये चले गए हॉस्पिटल में। कौन? बी चले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या हुआ कि भाई इंजेक्शन लगाना था, डॉक्टर ने कहा भाई इंजेक्शन लगाओ नर्स से। नर्स ने क्या किया, गई वो बाबा जमाने का इंजेक्शन लेके चली आई, एक्सपायरी था और लोगों को लग चुका था वो इंजेक्शन। अब वो इंजेक्शन चूंकि बी को लग गया और बी क्या हो गए, मर गए। अब आप बताइए क्या ये बी क्या जो कथन उसने किया था कि भाई किसने मारा, ए ने मारा है, मुझे थप्पड़ मारा है, तो बी जो मर गए हैं तो उनका ये कथन जो स्टेटमेंट होगा वो क्या डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा? बताइए मुझे, माना जाएगा क्या? ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ए ने बी को थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ से नहीं मरे वो। कैसे मरे? बी भाई उस नर्स की लापरवाही के कारण मरे हैं। नर्स ने चूंकि वो जो पुराना आपका इंजेक्शन था लगा चुके थे और लोगों को इन्फेक्शन हो गया होगा या जो भी हुआ होगा, उसके कारण बी की मृत्यु हुई है, न कि ए के थप्पड़ मारने से मृत्यु हुई है। इसलिए यहां पे ये चीज डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। इसीलिए कहा गया कि जो कथन आप करेंगे मृत्यु के कारण के संबंध में होना चाहिए। ए ने बी को मारा है तो बी ने सी से कहा है, तो बी ने जो भी कथन कहा सी से वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा। शर्त यही रहेगी कथन करने के बाद भी मर गए। क्लियर बात? चल, तीन चीजें हमने समझा, कथन हो, कथनकर्ता की मृत्यु हो गई हो, कथन मृत्यु के कारण के संबंध। अब फोर्थ आइए, समव्यवहारिक परिस्थिति के विषय में हो जिसकी परिणति मृत्यु में हुई। क्या कहने का मतलब? यहां देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको दो केस ला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन की जान है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपके लीडिंग केस लॉ है, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते। चाहे वो क्वीन इम्प्रेस का मामला हो, मिस्टर रामकृष्ण हो, पाकला नारायण स्वामी हो, शरद गिरदीचंद हो, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है। तो क्या कह रहा है? चौथा वाला पॉइंट हमारा क्या है? समव्यवहारिक परिस्थिति के विषय में हो जिसकी परिणति मृत्यु में हुई। पहला केस लॉ पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल का यह मामला था। लॉर्ड एटकिन न्यायाधीश थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी मैंने आपको केस लॉ ये बताया था, उसमें न्यायाधीश का भी नाम बताया था। न्यायाधीश याद रहे आपको, ये आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के मामले में कौन न्यायाधीश थे? तो कौन थे? लॉर्ड एटकिन। चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसलिए न्यायाधीश का नाम आपको जानना बेहद जरूरी है। इसमें मामला क्या था पाकला नारायण में? इसमें यह था कि कोई ए नाम का व्यक्ति था, यहां ए नाम का व्यक्ति था, इसने अपनी पत्नी से यह कहा कि भाई अभियुक्त का लेटर आया है, मुझे बरहामपुर जाना होगा। किस लिए? पैसा लेने के लिए। क्योंकि ये जो ए थे इन्होंने पैसा दे रखा था किसको? मान लीजिए बी नाम का व्यक्ति है, ये इनके फ्रेंड है, इनको दे रखा था पैसा, तो इन्हीं का लेटर इनके पास आया है कि भाई आप आ जाइए बरहामपुर, आप अपना पैसा ले लीजिए। तो ए ने यह बात अपनी पत्नी को बताया। पत्नी कौन? सी मान लीजिए। बताने के पश्चात वो निकल गए क्या करने? पैसा लेने के लिए बी से। दूसरे दिन इनकी लाश, ए की लाश कटी हुई मिली। तो जो ए के द्वारा लास्ट मोमेंट पे सी अर्थात पत्नी को जो स्टेटमेंट दिया गया था वो क्या था? वही स्टेटमेंट आपका यहां पर डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया गया। क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि भाई पैसा चूंकि इन्होंने दिया था, ए ने बी को दिया था, तो हो सकता है कि पैसा ना देना हो, उसका जो आशय हो कि भाई पैसा मुझे नहीं देना है बल्कि ए को ही खत्म कर देना है। आजकल यही हो रहा है, आप पैसा दे रहे हैं लेकिन लोग लौटाने के बजाय आपको ही खत्म कर दे रहे हैं। तो इस चीज में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। पैसा दीजिए मगर लेने के लिए जब कोई बुलाए तो वहां अलर्ट रहिएगा। ठीक है? तो ये चीज यहां पर हुआ कि इनका पत्र आया, इन्होंने कहा कि मैं बरहामपुर जाना है पैसा लेने के लिए। तो लेने से पहले ए ने सी जो पत्नी थी इनको ये सब चीजें बताया कि भाई मुझे कल जाना है पैसा लेने के लिए। तो जो भी सी को इन्होंने बताया वो कथन, वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा? मृत्युकालिक कथन के अंतर्गत माना जाएगा। क्लियर बात? चलिए, ये हुई बात पाकला नारायण स्वामी की। नेक्स्ट, शरद गिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है। इसमें न्यायाधीश मुर्तजा फजल अली थे।
दोनों न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड एटकिन इसमें थे, इसमें मुर्तजा फजल अली थे, इसमें प्रिवी काउंसिल थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या था, शरद बिरदीचंद में मामला ये था कि एक विवाहित महिला थी, 4 महीने हुए होंगे उसको विवाह को, उस विवाह के दौरान इन 4 महीनों के अंदर वो पत्र लिखा करती थी। 4 महीने के अंदर उसका क्या होगा, मृत्यु हो गई, मर गई वो महिला, लेकिन उस 4 महीने के अंदर वो पत्र लिखा करती थी अपनी छोटी बहन को कि उसके साथ क्या की चीजें उसके ससुराल में घटित हो रही हैं, क्या टॉर्चर किया जा रहा है, कौन टॉर्चर करता है, ये सभी चीजें वो पत्र के माध्यम से अपनी बहन को लिखा करती थी। तो वो जो पत्र था वही आपका डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत माना गया। क्लियर? चल, तो ये हमने बताया पापड़ानारायण स्वामी और शरद बिरदीचंद। तो हम कहां तक कभी पहुंचे कि मृत्युकालिक कथन उस कथन को कहते हैं, कथन हमने समझा जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु क्या होती है इसके विषय में हमने जाना, फिर अपनी मृत्यु का कारण इसका क्या मतलब है ये हमने जाना, फिर या उन संव्यवहारिक परिस्थितियों को जिनका अंत उसके मृत्यु में हुई ये लाइन हमने समझा। अब नेक्स्ट है कथन अपनी ही मृत्यु के संबंध में होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, जब व्यक्ति मर रहा है, जैसे ए ने बी को मार दिया, अब बी जब सी से कह रहे हैं तो ये अपने मृत्यु के बारे में कहेंगे, ये नहीं कि फलाने मारे थे, वो भी मर गए थे, ऐसा हो गया था, नहीं, अपने मृत्यु के बारे में। अबे जो गाना गाना है अपने गाना गाओ, दूसरे का नहीं। ठीक है, तो अपने बारे में, अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताइएगा, दूसरे के नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया कथन जो कर रहे हैं अपनी ही मृत्यु के संबंध में होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, सुसंगत तभी जब मृत्यु का कारण प्रश्नगत होगा। जब मृत्यु का कारण प्रश्नगत होगा तभी वो स्टेटमेंट क्या होगा, सुसंगत माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मामले की प्रकृति कैसी भी हो, प्रकृति नेचर कैसा हो सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट के लिए वो नेचर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सिविल मैटर हो सकता है, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि खाली सिविल में लागू होगा या किसी केवल क्रिमिनल में लागू होगा, मामला कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटर, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, दोनों में ही ये आपका डाइंग डिक्लेरेशन मान्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मृत्यु की प्रत्याशंका हो या ना हो। अब जो व्यक्ति मर रहा है, जो कह रहा है स्टेटमेंट, ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु की प्रत्याशंका में ही हो। भाई मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, ऐसा उसे लग सकता है कि प्रत्याशंका उसका जरूरी नहीं है। तो यहां पे प्रत्याशंका हो या ना हो वो स्टेटमेंट आपका मान्य होगा। हाँ, अलग बात है कि भाई वो बच गया तो वो अलग चीजें होंगी, फिर वो 26 में नहीं आएगा, तब वो कहीं अन्य जगह जाएगा, लेकिन मर गया तो फिर वो जाएगा 26 में। ये पूरा पॉइंट हमने आपको बताया। अब कुछ अलग सी चीजें आपको समझनी है जो कि हमने नोट कर दी। क्या बातें हैं, ध्यान से समझिए। मृत्युकालिक कथन किससे आप कर सकते हैं, किससे आप करेंगे? तो मृत्युकालिक कथन आप पुलिस से कर सकते हैं, डॉक्टर से कर सकते हैं, नात रिश्तेदार से कर सकते हैं, संबंधी से, या फिर मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति से आप डाइंग डिक्लेरेशन कर सकते हैं, मृत्युकालिक कथन को कर सकते हैं। अब यहां समझिएगा पुलिस से कैसे कर सकते हैं। पुलिस जब आज सेक्शन 161 पढ़ते हैं सीआरपीसी में, 161 का बयान, तो वहां पर जब व्यक्ति अपनी बातों को कहता है और मर जाता है, तो वही जो कथन होगा जो पुलिस ने अपनी डायरी में लिख लिया, वही आपका डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं, जब आप पुलिस से कर रहे हैं सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी पुरानी वाली, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेक्शन 161 अब हम लोग नए BNSS में कहां पढ़ते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अगर पुलिस से कह रहे हैं और तभी आप मर जा रहे हैं तो वो क्या होगा, डाइंग डिक्लेरेशन होगा। क्लियर? अब देखिए, चाहे पुलिस से कर रहे हैं, डॉक्टर से कर रहे हैं, संबंधी से कर रहे हैं किसी, मगर अगर आप मजिस्ट्रेट से कर रहे हैं तो औरों की अपेक्षा वो जो कथन होगा उसका वेटेज ज्यादा होगा। इसीलिए जब आप कन्फेशन भी करते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं, स्वीकृति करते हैं तो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में करते हैं, तो मजिस्ट्रेट का यहां पर वेटेज ज्यादा होता है अन्यों की अपेक्षा। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट है मृत्युकालिक कथन और संपुष्टि। प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है? इसी के विषय में ये केस लॉ है। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में यह कहा गया कि भाई जो आप डाइंग डिक्लेरेशन कर रहे हैं यदि वो सत्य है, स्वेच्छापूर्वक आप कर रहे हैं, ऐसी कोई गड़बड़ी उसमें नहीं दिख रही है, तो उसी के आधार पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। जो अभियुक्त है उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप डाइंग डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो यहां न्यायालय का दायित्व बनता है कि यह देख ले, परख ले कि भाई जब जिस दौरान वो कथन कर रहा था उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, शारीरिक या मानसिक स्थिति ठीक ठाक थी कि नहीं ठीक थी, कि वो समझ रहा था चीजों को, नहीं समझ रहा था। ये सब निश्चित होना, कंफर्म होना चाहिए जो स्टेटमेंट आप कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हाँ भाई शायद राम ने मारा है या श्याम ने मारा है, शायद ए ने मारा है, शायद ये सब नहीं, एकदम कंफर्म हो गया हाँ ए नहीं मुझे मारा है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मृत्युकालिक कथन और सिद्ध का भार। यहां पे आपको बीएस से पढ़ना होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 107 देखना होगा। यहां पे यह कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति डीडी का साक्ष्य देना चाहता है तो उसे पहले यह साबित करना होगा कि कथन करने वाले की क्या हो चुकी, मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, जैसे ए यह साबित करना चाहता है बी के कथन, न्यायालय में गया और यह कहता है कि भैया बी जो है ये मरने के पहले मुझे स्टेटमेंट दे के गए हैं, तो ए को पहले न्यायालय में बी की मृत्यु साबित करनी होगी। ठीक है, यही यहां पे कहने का मतलब है सेक्शन 107 में। चलिए आगे चलते हैं। जीवित बच जाने पर कथन का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। यदि डाइंग डिक्लेरेशन आपने किया और मर गए तो कहां जाएंगे आप? सेक्शन 26 के अंतर्गत वो कथन आपका ग्राह्य होगा। लेकिन बच जाते हैं तो वो कथन बेकार नहीं जाएगा, वो फिर सुसंगत कहां माना जाएगा आपका? ये आपका सेक्शन 4 में माना जा सकता है। क्या है 4 आपका रजिस्ट्री की बात करता है। पुराने वाले एक्ट में सेक्शन 6 में पढ़ा करते थे हम लोग, सेक्शन 6 के अंतर्गत जाएगा। 6 क्या है? हेतु तैयारी पूर्व या पश्चात का आचरण बताया गया है। ये चीज हम लोग पुराने वाले में कहां पढ़ा करते थे? सेक्शन 8 में पढ़ा करते थे। सेक्शन 19 के अंतर्गत जाएगा। 19 क्या है? स्वीकृति कब अपने पक्ष में साबित की जा सकती है? जब आपने दृष्टांत वहां पढ़ा होगा स्वीकृति का, जब सेक्शन 19 जब हमने बताया था आपको कि स्वीकृति कब अपने पक्ष में साबित की जा सकती है, उसमें जहाज वाला एक एग्जांपल हमने दिया था, कैप्टन वाला, कि वो सही दिशा में जा रहा था, डायरी में नोट करता जा रहा था, क्योंकि वो मर जाता था तो वो कहा जाता सेक्शन 26 के अंतर्गत सुसंगत होता, क्योंकि वो जीवित है इसलिए वह अपनी बातों को सेक्शन 19 के अंतर्गत वो क्या कर सकता है? वो साबित कर सकता है। ठीक है, अपने पक्ष में अपनी बातों को साबित कर सकता है। तो ये बात रही सेक्शन 19। और पुराने वाले एक्ट में कहां पढ़ते थे हम लोग? सेक्शन 21 में पढ़ा करते थे। नेक्स्ट सेक्शन 148 क्या है? कब जो कथन है उसको खंडित किया जा सकता है, उसका खंडन किया जा सकता है। यह हम पुराने वाले एक्ट में सेक्शन 145 में पढ़ा करते थे। अर्थात कि जब कोई व्यक्ति ने स्टेटमेंट किया, जब वो मर रहा था उस समय उसने स्टेटमेंट किया था और न्यायालय में आता है कुछ और अपना बयान अलग ही देता है, उस समय का स्टेटमेंट कुछ और था, न्यायालय में आ रहा है तो बयान कुछ और दे रहा है, तो उसके बयान को खंडित करने के लिए वो स्टेटमेंट दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां खंडन की बात की गई है। ये हम पुराने वाले एक्ट में सेक्शन 145 में पढ़ा करते थे। नेक्स्ट 160 में प्रयोग किया जा सकता है। संपुष्टिकारक कथन संपुष्ट किया जा सकता है, अर्थात पुराने वाले एक्ट में कहा है सेक्शन 157 पढ़ा करते थे, अब वो 160 हो गया। इसमें क्या है कि अब जो पहले इसने स्टेटमेंट दिया था जब वो मर रहा था और उसके बाद अगर जीवित बच गया है, न्यायालय में आता है तो अपनी बातों को वो संपुष्ट कर सकता है कि हुजूर देखिए उस समय भी मैंने वो स्टेटमेंट दिया था, वही चीज मैं अभी भी बता रहा हूं। उस चीज को संपुष्ट किया जा सकता है। सेक्शन 162 के अंतर्गत उसका प्रयोग किया जा सकता है। मर गया तो 162 क्या है? स्मृति ताजा करना है। हम पुराने वाले एक्ट में कहां पढ़ते थे? 159 में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो 162 के अंदर स्मृति ताजा करने में भी ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन या ऐसे जो कथन जो मर रहा था उसने कथन किया था उसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? तो ये हमने बताया जीवित बच गए तो कथन का प्रयोग कैसे किया जा सकता है।
यही आप 161 ले सकते हैं सीआरपीसी का पुराना वाला, उसके अंतर्गत भी अगर आप कोई बात कर रहे हैं और पुलिस वाले ने लिख लिया है, मर गए, तो वहां पे उस कथन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वहां मर जाते हैं तब होता है। ठीक, ये नेक्स्ट है डीडी का साक्षिक मूल्य क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, हमेशा क्वेश्चन बनता है कि बताइए डीडी का साक्षिक मूल्य क्या होगा। तो यहां बताया गया डीडी एक क्या है, अनुसूचित साक्ष्य, जो हम डाइन डिक्लेरेशन पढ़ रहे हैं सेक्शन 26 के अंतर्गत, ये हियर से एविडेंस का अपवाद माना जाता है। अपवाद क्यों माना जाता है? अपवाद इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए जब ए नाम का व्यक्ति है, ये मर रहा है, तो उस समय वो किसी और से कहता है, बी से कहता है मान लीजिए, तो ये बी जो है ये कोर्ट में जाते हैं, न कि ए जाते हैं, तो ये आपका हियर से एविडेंस हुआ और इसको यहाँ पे ग्राह्य माना जाता है, इसीलिए अपवाद की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, तो क्या कहा गया, डीडी एक अनुसूचित साक्ष्य, डीडी मतलब डाइन डिक्लेरेशन, एक अनुसूचित साक्ष्य है तथा जो न तो शपथ पर होता है, भाई जब मर रहा है तो क्या शपथ भी दिलाने आप चाहेंगे, तो शपथ पर तो होता नहीं है, और न ही उसकी प्रति परीक्षा होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। भाई मर रहा है तो न तो शपथ दिलाएंगे, न तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन वहां पे करेंगे, वो चूंकि मर रहा है, अंतिम सांस ले रहा है, तो उस समय फिर भी डीडी साक्ष्य में ग्राह्य मानी जाती है। शपथ पर न होने पर, उसकी परीक्षा न होने के बावजूद भी उसके कथन को यहां ग्राह्य माना जाता है। कैसे? टाइम डिक्लेरेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रहण करने का आधार क्या है? दो आधार, आवश्यकता और विश्वसनीयता। आवश्यकता का मतलब क्या है? भाई देखिए जब किसी का मर्डर होता है या कोई घटना घटित होती है, लोग यही सोच के चलते हैं कि उस समय हम उसको मारें जब कोई न देख रहा हो, रात का समय हो या दिन का भी समय हो, तो उस एकांत में हम उसको मारें कि कोई देख ना पाए या कोई हमारे विरुद्ध साक्ष्य न दे पाए, उस समय उसको मारा जाता है। तो साक्ष्य की कमी के कारण ही ये, चूंकि हमें आवश्यकता होती है ऐसे कथन की, तभी तो हम अभी उसको पकड़ पाएंगे, इसलिए भी यहां पर डाइन डिक्लेरेशन को यहां एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, आवश्यकता आपको समझ में आ गई। विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता के संबंध में यह कहा जाता है चूंकि व्यक्ति लास्ट मोमेंट पर होता है, उसका मिलाप ईश्वर से होता है, तो लास्ट मोमेंट पे वो झूठ तो नहीं बोलेगा। भाई अपवाद स्वरूप आप छोड़ दीजिए कि भाई एक दो लोग मरते मरते तक झूठ बोल जाएं, लेकिन झूठा भी आदमी रहेगा, मर रहा है, तो उस समय तो सही ही बोलेगा। उसके मुख पर क्या होगा? ईश्वर का वास होगा। जो उस समय बोलेगा वो सत्य ही बोलेगा, और जो बोल रहा होगा ये एक शपथ के बराबर माना जाता है, इसलिए भी यहां पर डाइन डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अब समझ में आया आपको कि ग्रहण करने का आधार क्या है। जैसे हमने यहां बताया डीडी का साक्षिक मूल्य, डीडी एक अनुसूचित साक्ष्य है तथा जो न तो शपथ पर होता है, न ही उसकी प्रतिपरीक्षा होती है, फिर भी डीडी साक्ष्य में ग्राह्य मानी जाती है। अब ग्राह्य क्यों मानी जा रही है यह हमने बताया। ग्रहण करने का आधार क्या है? आवश्यकता है और विश्वसनीयता है। क्लियर? इसी को स्पष्ट करने के लिए कुछ न्यायाधीशों के द्वारा अपने स्टेटमेंट को दिया गया। स्टेटमेंट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। न्यायाधीश लश ने कहा था कि कोई व्यक्ति जो तुरंत अपने ईश्वर के समक्ष जा रहा है, वह अपनी जुबान पर झूठ लेकर नहीं जाएगा। ठीक, ये याद रखिए, न्यायाधीश लश इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऑर्नाल्ड जी ने कहा था कि मरते हुए व्यक्ति के अधरों पर, अधर मतलब जुबान पर, सत्य का वास होता है। क्लियर? तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। तो इस तरह हमने यहां तक आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट में है कि क्या एफआईआर मृत्युकालिक कथन हो सकता है कि आदमी आया एफआईआर लिखवाने के लिए, एफआईआर जैसे ही लिखवाया वो मर गया, तो क्या ये एफआईआर आपका क्या डीडी के अंतर्गत माना जाएगा? इसी का जवाब के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस लोक अभियोजक 1976 के अंतर्गत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि भाई एफआईआर लिखवाया है और वह व्यक्ति मर जा रहा है, मतलब जो बात वो उसने बताई है एफआईआर के समय, वो चीजें संतुष्ट हो रही हैं, स्पष्ट हो रही हैं, तो वो चीज, वो कथन आपका डाइन डिक्लेरेशन मान्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डीडी निम्न सूक्ति पर आधारित है। किस, देखिए कभी कभी प्री में पूछा जाता है कि बताइए कि डीडी किस सूक्ति पर आधारित है, तो सूक्ति का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कभी मेंस लिखने के लिए आ गया तो उस सूक्ति का जिक्र जरूर करिएगा। क्या सूक्ति है? नेमो मैरिटरस प्रेजेंटर मेंट्री, ये आपका सूक्ति है। अर्थात कहने का क्या मतलब, कोई भी व्यक्ति मरते समय झूठ लेकर अपने ईश्वर से नहीं मिलेगा, इस सूक्ति का मतलब है।
क्लियर। अब आते हैं कि डीडी के संबंध में भारतीय तथा अंग्रेजी विधि में क्या अंतर बताया गया। अब ये जो अंतर है एक केस लॉ के माध्यम से बताया गया। किस केस लॉ में बताया गया? शरद बिरदीचंद्र वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का मामला है, पीछे हमने पढ़ रखा है। उसके अंतर्गत भी ये भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में अंतर बताया गया। किसको लेकर? डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर। क्या अंतर है अब देखिए। अंग्रेजी विधि में कहा गया केवल आपराधिक मामलों में ग्राह्य है। अंग्रेजी विधि में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बस हम केवल क्रिमिनल मैटर में ही डाइंग डिक्लेरेशन को मान्य करेंगे, जबकि भारतीय विधि में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई सिविल एवं दांडिक दोनों मामलों में हम डाइंग डिक्लेरेशन को ग्राह्य करते हैं। ये अंतर पहला। दूसरा, डीडी मृत्यु की प्रत्याशंका में किया जाना चाहिए। अंग्रेजी विधि में क्या कहे कि भाई प्रत्याशंका है तभी हम मानेंगे, जबकि भारतीय विधि में क्या है कि प्रत्याशंका हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइंग डिक्लेरेशन हम मान लेंगे। ठीक है। थर्ड, कथन करने वाला बालिग होना चाहिए, अर्थात वयस्क होना चाहिए, तब ये मानेंगे। भारतीय विधि में कहा गया यहां ऐसा आवश्यक नहीं है, चाहे जितने उम्र का हो, डाइंग डिक्लेरेशन किया, मर गया, उसका कथन यहां पे ग्राह्य मान लिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, कथन करने वाला यदि जीवित बच जाए तो कथन का प्रयोग साक्ष्य के रूप में हम नहीं करेंगे। कहा? अंग्रेजी विधि वाले कहे। भारतीय विधि क्या कहता है कि भाई कथन किया और मरा नहीं, बच गया, तो हम उसका साक्ष्य का प्रयोग फला 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 सेक्शन में प्रयोग कर सकते हैं, और मर गया तो भाई सेक्शन 56 में तो हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो इस तरह हमने आपको पूरा डाइंग डिक्लेरेशन की जो कहानी थी, जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो प्री के चाहे वो मेंस के, सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।